हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राजल बायोलॉजी। आज हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कंप्लीट करने वाले हैं। ये हम विपिन सर के नोट से करेंगे। तो जितना भी एनसीईआरटी में जितना भी पूरा इंपॉर्टेंट है ना, सारा इस नोट्स में कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं कि सारे जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं एज अ सिंगल सेल, जो कि जाइगोट से स्टार्ट करते हैं। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेल्स की, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउस सेल टू मेक मिलियंस ऑफ सेल्स, मतलब बार बार ग्रोथ होगी, डिवीजन होगी, ऐसी साइकिल चलती रहती है। तो इनसे ना एक सेल जो है ना मिलियंस ऑफ सेल्स बना लेती है। जो सेल साइकिल होती है इसमें बहुत सारी प्रोसेसेस इंक्लूड होती है, जैसे ऑर्गेनल डुप्लीकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। ये जो स्टेप्स है ना ये हाईली कोऑर्डिनेटेड होती हैं और जेनेटिकली कंट्रोल्ड होती है। इनको जेनेटिकली कौन कंट्रोल करेगा? साइक्लिन्स और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। अब हम टाइप देखेंगे सेल के, उनका ड्यूरेशन देखेंगे सेल साइकिल का। इकोलाई में 20 मिनट्स में होती है एक सेल साइकिल, ठीक है। ईस्ट में 90 मिनट्स। ह्यूमन सेल इन कल्चर 24 आवर्स लगते हैं। हार्ट सेल या न्यूरॉन्स डिवाइड ही नहीं करते। जो लाइनिंग ऑफ स्टमक है उस पर 3 से 4 दिन हमको लग जाते हैं, ठीक है। इंटरफेज क्या होता है? इंटरफेज एक फेज है दो सक्सेसिव एम फेज के बीच का। अब हम देखेंगे कि अब ये जो सेल है वो आखिर डिवाइड क्यों करती है। देखो, सेल ग्रो करेगी, साइटोप्लाज्म उसका ग्रो करता है, ये कंटिन्यूसली ग्रोथ करती रहती है सेल। तो जो हमारा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है ना वो बिगड़ जाता है, ठीक है। देखो, न्यूक्लियस तो वैसे का जैसे ही है, साइटोप्लाज्म बढ़ता जा रहा है, तो ओवरऑल जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है ना वो कम हो जाता है। तो इसलिए जो सेल है ना इसको रीस्टोर करने के लिए डिवाइड करती है। अब जो सेल साइकिल है 2 फेजेस में होती है, एक इंटरफेज और एक एम फेज। एम फेज को हम माइटोसिस भी बोलते हैं। तो इंटरफेज में क्या होता है? ये प्रिपरेशन फेज है और रेस्टिंग फेज है। मीन्स इसमें जो सेल है ना वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए। जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सेल साइकिल का वो इंटरफेज में ही गुजरता है, मतलब 95% से ज़्यादा टाइम इंटरफेज होता है। इसमें सेल की ग्रोथ होती है, ऑर्गेनल और डीएनए डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है। ये 3 पार्ट में होगी, G1, S, G2 फेज, ठीक है। ये एक के बाद एक होते हैं। अब एम फेज है, माइटोसिस होती है, मोस्ट ड्रामेटिक फेज है, इसमें सिर्फ लेस देन 5% टाइम लगता है। और ये है एक पहले कैरियोकाइनेसिस होगी फिर साइटोकाइनेसिस होगी, ठीक है। ये कोई क्लियर कट लाइंस नहीं है, हमने ना पढ़ने के लिए इनको डिवाइड कर दिया है। अब हम यहाँ से समझेंगे। देखो, ये पूरा डायग्राम दिया है कि सबसे ये इंटरफेस चल रहा है यहाँ से यहाँ तक का पूरा। ये है G1 फेज है, एस फेज़ है, और ये G2 फेज़ है। यहाँ का जो पूरा येलो के अंदर आ रहा है ये एम फेज़ हमको बता रहा है कि सेल डिवीज़न करा है, ठीक है। मीन्स पहले न्यूक्लियस डिवीजन होगा, ये जो इतनी स्टेप से पूरी कैरियोकाइनेसिस की है, और फिर सेल डिवाइड करेगी, ठीक है। तो जो कैरियोकाइनेसिस में जो 4 स्टेजेस में होगा, ये पी मेट से याद रखेंगे हम। पी से प्रोफेज होता है, एम से मेटाफेज, ए से एनाफेज, और टी से टीलोफेज, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। अब देखो एक एक में क्या होता है। जो G1 फेज है इसमें सेल ग्रोथ करती है, मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनल्स हैं वो डुप्लीकेट कर जाते हैं, जैसे RNA, अमीनो एसिड, प्रोटीन, ATP सिंथेसिस यहाँ पे होती है। एस फेज में क्या होगा? स्टोन फॉर्मेशन होगा, सेंट्रल का डुप्लीकेशन होगा, DNA कंटेंट डबल होता है। याद रखो DNA कंटेंट डबल हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम अभी भी सेम है। अब देखो ये हमने क्रोमोसोम बना दिए हैं, ठीक है। इसमें जो जैसे 2C था तो अब 4C हो गया, मीन्स कंटेंट डबल हो गया, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर अभी भी सेम ही है। इंटैक्ट जीनोम इक्वल टू पेरेंट सेल इज गिवन टू बोथ डॉटर सेल्स। वही जो इंटैक्ट जीनोम मीन्स एक जो पेरेंट सेल है, जब डॉटर सेल में ये जीनोम जाएंगे ना तो वो दोनों में इक्वली जाते हैं। तो ये मतलब इक्वेशनल डिवीजन हुआ है यहाँ पे। अब ये एक बात लिखिए यहाँ पे, देखो 2 एस्टर्स और एक स्पिंडल फाइबर्स जो है मिलके माइटोटिक apparatus बनाते हैं, ठीक है। हम इनकी बात कर रहे हैं। ये 2 एस्टर्स और एक स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो माइटोटिक apparatus बनाते हैं। एनिमल्स में एस्ट्रल डिवीजन होता है और जो प्लांट्स उनमें एन एस्ट्रल डिवीजन होता है। अब यहाँ और G2 फेज में जो ऑर्गेनल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, G2 में डुप्लीकेट करती हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी RNA, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स जैसे ट्यूबुलिन यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। और एक देखो ये G0 जो क्यूसेंट फेज है ना, अगर सेल को ना फर्दर जाके आगे जाके कोई डिवीजन नहीं करना है, ठीक है, तो वो सेल साइकिल को एग्जिट कर देती है। वो G1 से एग्जिट होके और रेस्टिंग फेज में चली जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सेल वर्क करने के लिए, सेल मेटाबॉलिक एक्टिव है, लेकिन बस वो सिर्फ सेल डिवीज़न नहीं करेगी। अब हम देखेंगे इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है। जो सेल डिवाइड कर रही है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? बॉडी की ग्रोथ कराना, इंजरी को सही करना, ओल्ड या डेड सेल को रिप्लेस करना, ठीक है। तो जो माइटोसिस है प्लांट्स में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल्स में हो जाती है, बट एनिमल्स में सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में होती है, ठीक है, एक्सेप्ट सम कुछ सिर्फ सोशल इंसेक्ट्स को छोड़ के। चलो अब हम देखते हैं, इसको प्रॉपर्ली समझते हैं। तो सबसे पहले प्रोफेज आता है। तो अर्ली प्रोफेज में क्या हो रहा था?
तो जो अर्ली प्रोफेज है उसमें क्या होता है कि जो हमारा डीएनए का कंडेंसेशन ना यहाँ पे इनिशिएट हो जाता है, ठीक है। और जो भी हमारे जो टेंगल्ड डीएनए थे ना वो धीरे धीरे खुलने लगेंगे, अनटेंगल्ड होने लगेंगे। फिर ये जो हमारे सेंट्रोसोम होते हैं ये पोल की तरफ मूव होना शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। फिर लेट प्रोफेज में क्या होगा कि कंडेंसेशन दिखने लगेगा, हमको कुछ कंडेंसेशन दिखने लगेगा। और अभी भी हाँ ये सेंट्रोसोम थे, पोल्स की तरफ तो जा ही रहे हैं, बट यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियस एनवलप जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। और देखो हमारे क्रोमोसोम्स जो है वो अनटेंगल्ड हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद मेटाफेज स्टेज पे जाएंगे। कैसे जाएंगे कि ये जो क्रोमोसोम है ना ये अरेंज होंगे मेटाफेजिक प्लेट, मीन्स इक्वेटर पे आने की कोशिश कर रहे हैं, ये बीच में आ रहे हैं। तो ये कैसे आ पाएंगे, देखो जो स्पिंडल फाइबर्स है ना उनके काइनेटोकोर से अटैच हो गए। ये जो यहाँ पे देखा ना रेड कलर का, ये काइनेटोकोर है, यहाँ से आके स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो गए हैं, ठीक है। देखो इसके पास 2 क्रोमैटिड्स हैं, एक 1 और एक ये 2 क्रोमैटिड हैं। जो सेंट्रियोल्स जो हैं अपोजिट पोल्स तक पहुंच चुकी हैं, ठीक है। अब जो मेटाफेज स्टेज है वो कैसी दिख रही है, देखो क्रोमोसोम इक्वेटर पे पहुंच गए जिसको हम मेटाफेजिक इक्वेटोरियल प्लेट बोल रहे हैं। कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया है। कंडेंसेशन कहाँ कंप्लीट हुआ है, मेटाफेज पे कंप्लीट हुआ है। अब एनाफेज में क्या होता है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ना ये कॉन्टैक्ट करते हैं और ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थी ना ये सेपरेट कर जाएंगी। कैसे सेपरेट करेंगे, तो आपस में सेंट्रोमेर की हेल्प से जुड़ी होती हैं। सेंट्रोमेर स्प्लिट करेगा, क्रोमैटिड्स जो है सेपरेट होंगे और सेपरेट होंगे वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। देखो ये ट्रेल बिहाइंड है ना कि ये स्पिंडल फाइबर के पीछे पीछे जा रहा है, जिसमें जो सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर का डायरेक्शन इसकी तरफ है, सेंट्रोसोम की तरफ है, ठीक है। ये दिख रहा है फेसिस सेंट्रियोल्स। चलो अब हम देखेंगे यहाँ पे फिर हमारी ये जो है कौन सी स्टेज आ गई, टीलोफेज स्टेज आ गई। तो जो भी हमारा क्रोमोसोम था वापस से अपने आइडेंटिटी लूज कर देगा, वापस से डिकंडेंस हो जाएगा। और जो न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर एनवलप था वापस से रीअपियर हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड कर गया है। अब हम सेल का डिवीजन कराएंगे तो उसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। एनिमल्स में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है तो सेल कैसे डिवाइड करती है, फरो फॉर्मेशन। सेंट्रीपेटल होता है फरो फॉर्मेशन, ठीक है। अब सेल वॉल जो है प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। जो फ्रेगमेंट्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के, वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, मीन्स सेंटर से ग्रो करके बाहर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो वो एक सेल प्लेट बना लेते हैं जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं। देखो प्लांट्स में क्या है, सेंटर से बाहर की तरफ बन रही है, और एनिमल्स में ये सेंट्रीपेटल था। सेंट्रीपेटल में क्या होता है, बाहर से अंदर की तरफ एक फरो बन रहा है, ठीक। अगर ये क्या है, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, मीन्स न्यूक्लियस डिवाइड कर गया है, सेल ने डिवीजन नहीं किया है, तो मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन अराइज हो जाती है, तो उसको हम सिंसीशियम बोलते हैं। सिंसीशियम क्या होता है, जैसे लिक्विड कोकोनट एंडोस्पर्म जो होता है ना वो सिंसीशियम है। जो सियोनोसाइट है फंजाई में वो सिंसीशियम है। सिंसीशियम का बेसिक मतलब क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब हम देखेंगे मियोसिस। तो मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है, ठीक है। देखो डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होगा बट सेल 2 बार डिवाइड करती है, तो हमारे पास 4 डिफरेंट डॉटर सेल्स बनती है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस का, कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो कांस्टेंट रहेंगे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट रहेंगे। तो और इससे हमको वेरिएशन भी मिलेगा, और वेरिएशन होगा तो इवोल्यूशन भी हो पाएगा। चलो देखो यहाँ पे कैसे हमको वेरिएशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर होता है। देखो ये मान लो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये दोनों, तो इन दोनों की जो क्रोमैटिड्स हैं ये आपस में जो है वो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, बट इसकी क्रोमैटिड और इसकी क्रोमैटिड देखी जाए तो आपस में ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है। तो जो क्रॉसिंग ओवर है वो 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होती है। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, ओवरलैपिंग होता है, जेनेटिक मटेरियल का ओवरलैपिंग होता है, ये ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है। ये देखो जो ब्राउन का पार्ट था यहाँ पे पर्पल पे आ गया, जो पर्पल का पार्ट था वो ब्राउन पे आ गया, ठीक। फिर मियोसिस 1 होगी, मियोसिस 1 हुई, उसके बाद मियोसिस 2 होती है, तो हमारे पास 4 डिफरेंट सेल बन जाती हैं। अब इसमें जो फेजेस हैं वो कैसे हैं, देखो हमने देखा था इंटरफेज में G1 S G2 फेज़ होगा, फिर M1 फेज आएगा, तो M1 फेज़ को हम रिडक्शनल फेज़ बोलेंगे। तो M1 फेज़ भी जो है ना हमारा वो एक ट्रिक से याद रखते हैं, ला ज़रा पानी दे दे। तो ला में है लैप्टोटीन, ज़रा से जाइगोटीन, फिर पानी से पैकाइटीन आता है, और दे से डिप्लोटीन आता है, और फिर दे है डायकाइनेसिस, ठीक है। इतनी हमारी हो गई। फिर हमारे पास वही है, मेटाफेज़ 1 आएगी, एनाफेज़ 1 आएगी, टीलोफेज़ 1 आएगी, फिर सेल डिवाइड करेगी, ठीक है। अब जो मियोसिस 1 और फिर मियोसिस 2 के जो बीच का गैप बचता है
है, जो बीच का टाइम होता है उसको हम इंटरकाइनेसिस बोलते थे। मेटाफेज में वो क्या होता था, मेटाफेज में वो इंटरफेज, जो माइटोसिस था उसमें वो क्या होता था, वो इंटरफेज होता था। म्यूसिस में जो है वो यहाँ पे इंटरकाइनेसिस है, ठीक है। जो म्यूसिस 2 होती है वो इक्वेशनल डिवीजन होती है। अब हम समझते हैं इसका प्रोफेज, म्यूसिस का प्रोफेज देखो, प्रोफेज 1 देखो। सबसे पहले लैप्टोटीन स्टेज आती है। देखो चीज़ें वही होंगी, ठीक है, नाम अलग अलग है। इस पर क्या हो रहा है कि हमारा कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया है, तो इसको ना हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। जो हमारे सेंट्रियोल्स थे वो पोल की तरफ जा रहे हैं। अब जैगोटिन स्टेज में क्या होगा, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं उनके बीच में ना यहाँ पे साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये पास पास में आ जाएंगे। तो टेट्राड दिख रहा है हमको, टेट्राड क्यों, क्योंकि 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं तो टेट्राड दिख रहा है। अब पैकाइटिन में क्या होता है, ये लॉन्ग फेज, जो सारे फेज इसमें सबसे लॉन्ग फेज पैकाइटिन रहेगा इसमें, ठीक है। इसमें ना रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन जाता है, मीन्स यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा और क्रॉसिंग ओवर होगी। और टेट्राड क्लियरली विजिबल कहाँ होता है, टेट्राड क्लियरली विजिबल पैकाइटिन में होता है, ठीक है। फिर डिप्लोटीन में क्या होगा कि ये जो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ उसके बाद ये अलग अलग होंगे। कैसे अलग अलग होंगे कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स था वो डिसअपियर कर गया, तो अब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम से अलग अलग होंगे। लेकिन अभी भी जहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल था ना उस जगह से जुड़े रहेंगे, तो हमको क्लियर एक्स स्ट्रक्चर दिखता है, तो हम उसको देखते हैं काइजमाटा। जो ऊसाइट होता है ना वो मंथ्स से लेके ईयर्स तक डिप्लोटीन स्टेज में रह सकता है। उसके बाद डाइकाइनेसिस होती है, ठीक है। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, काइजमेटा टर्मिनेट कर जाता है, ये दोनों अलग अलग हो गए। देखो क्रॉसिंग ओवर हो गया, एक्सचेंज हो गया जेनेटिक मटेरियल का, इसका उसमें चला गया। और जो न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हुए थे, सारे डिसअपियर हो गए, ठीक है। जैसे पहले हुए थे वैसे यहाँ भी हो गए। अब देखो मेटाफेज 1 आई, मेटाफेज 1 में क्या होता है, हमको इक्वेटर पे लाना है, ठीक है। तो इक्वेटर पे इस बार क्या होगी ना, 2 मेटाफेजिक प्लेट्स बनती है, क्यों, क्योंकि हमारे पास होमोलॉगस क्रोमोसोम्स थे और अब सेंट्रियोल्स जो है हमारे ऑपोजिट पोल्स तक पहुँच चुके हैं, ठीक। एनाफेज में क्या होगा, ये 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स थे तो होमोलॉगस क्रोमोसोम से सेपरेट होंगे, ठीक है। होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं, इनको याद रखना। टेलोफेज 1 में वही होता है कि ये वापस से जो है मतलब डिकंडेंस हुए हैं बट पूरे डिकंडेंस नहीं हो पाए हैं और तुरंत ये मियोसिस 2 में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। मीन्स प्रॉपरली डिकंडेंसेशन नहीं हुआ और मियोसिस 2 में एंटर कर जाएंगे। और जो मियोसिस 2 है ना वो माइटोसिस की जैसे है। देखो जो प्रोफेज 2 में क्या होता था, वापस से हमारा कंडेंसेशन हुआ, ठीक है, कंडेंसेशन हुआ क्रोमोसोम्स का। और फिर उसके बाद मेटाफेज 2 में क्या हुआ हमारे पास, देखो मियोसिस 2 में क्या हुआ था, ये माइटोसिस जैसी है। सबसे पहले प्रोफेज में क्या होता था, जो हमारे क्रोमोसोम है वो कंडेंस करते थे, न्यूक्लियर एनवेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, ये सब ना डिसअपियर कर जाते थे। और जो हमारा सेंट्रोसोम्स थे ना ये पोल्स की तरफ आते थे। मेटाफेज में क्या होता था, ये पोल्स की तरफ एग्जैक्ट आ चुके हैं और ये इक्वेटोरियल या मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज हो चुके हैं। एनाफेज 2 में क्या होगा ना, देखो अब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स तो बचे नहीं थे, तो जैसे उसमें सेंट्रोमेयर स्प्लिट करता था इसमें भी सेंट्रोमेयर स्प्लिट करेगा। जो हमारी सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो अलग अलग होके डिफरेंट पोल्स तक पहुंच जाएंगी। और टीलोफेज में 2 में क्या होगा, ये वापस से डिकंडेंस कर गया, देखो डिकंडेंस हो रहा है। और जो हमारे न्यूक्लियर एनवेलप था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, वो वापस से आ जाएंगे और हमारे पास 4 सेल्स बन जाएंगी, ठीक। तो हमारे पास 4 सेल्स बन जाएंगी। चलो बच्चों यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। मुझे कमेंट में रिव्यू ज़रूर देना और बता देना कौन सा चैप्टर नेक्स्ट चाहिए। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।